आज बीपीएससी प्रीलिम्स के 72वीं टेस्ट जो सीरीज चल रहा है रोटेरिया वाला, उसका तीसरा सेट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं तीसरा सेट। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अशोक के शिलालेख में निम्नलिखित में किस लिपि का प्रयोग किया गया था। तो अशोक के जो शिलालेख था उसमें किस लिपि का प्रयोग किया गया था, उसमें पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें लिपि का प्रयोग किया गया था ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक। ब्राह्मी, खरोष्टी और अरमाइक ये ऐसे लिपि है जिसका प्रयोग अशोक के शिलालेख में हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा, बी नंबर। देखिए, ब्राह्मी है वो भारत में देखने को मिलता है। जो ब्राह्मी लिपि में जो शिलालेख लिखा गया था वो भारत में देखने को मिलता है। वहीं खरोष्टी जो लिपि है वो पाकिस्तान वाला जो वर्तमान क्षेत्र है वहाँ पर खरोष्टी में देखने को मिलता है। और अरमाइक जो भाषा का प्रयोग किया गया था, लिपि का प्रयोग किया गया था, वो अफगानिस्तान में हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर। कह चावल की खेती का साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो रंगपुर से चावल के भूसी है, चावल के भूसा है, हमें रंगपुर से प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वहीं मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, तो गेहूं और जौ अनाज के तौर पर हमें प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से भी गेहूं और जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन चावल का प्राप्त कहां से हुआ है, तो यह रंगपुर से हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो चोल साम्राज्य की स्थापना है जो विजयालय के द्वारा किया गया था। चोल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो विजयालय के द्वारा किया गया था। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था। यानी कि जिस समय भारतीय क्षेत्र पर हर्षवर्धन शासन कर रहा था, उसी समय असम पर कौन शासक शासन कर रहा था, उस बारे में पूछा जा रहा है। तो उस समय कर रहा था भास्कर वर्मन है, यह असम पर उस समय शासन कर रहा था। जब आप जानते हैं कि शशांक और हर्षवर्धन के बीच में युद्ध होता है, तो क्या होती है, ये यही भास्कर वर्मन है जो हर्षवर्धन का साथ देता है। यानी कि हर्षवर्धन का मित्र है जो भास्कर वर्मन है, और यह असम के क्षेत्र पर शासन कर रहा था। आइए 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं थी। यानी कि पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ठीक से इसका पता नहीं थी, कौन सा था। एक घोड़ा था जिसके बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं इसके बारे में नहीं जानते थे, लेकिन सुतकोटता से घोड़ा के हड्डी का साक्ष्य मिला है, तो इससे ऐसा लगता है कि घोड़े के बारे में संभवतः वो परिचित थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर। फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी। फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये ईश्वरदास नागर के द्वारा ये पुस्तक है। फुतुहात ए आलमगीरी है जो ईश्वरदास नागर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। आइए 7 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी। तो किस शासक ने की थी, तो ये किया था कृष्णदेवराय ने। कृष्णदेवराय ने अपने माता के नाम पर एक नगर का यानी कि उपनगर का ये स्थापना किया था। ये कौन किया था, कृष्णदेवराय प्रथम के द्वारा ये काम किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर क्या कह रहा है कि अलबरूनी, फिरदौसी, उत्तरी तथा फारूकी जैसे मध्यकालीन विद्वान किसके राज दरबार को सुशोभित करते थे। तो ये जो उपरोक्त जो कवि का नाम लिखा गया है, जो इतिहासकार थे, वो किसके दरबार में रहता था, तो ये रहता था मोहम्मद गजनवी के दरबार में। अलबरूनी, फिरदौसी, उत्तरी, फारूकी है, ये मध्यकालीन जो विद्वान है वो इसी के दरबार में रहते थे। ये कवि है और वर्तमान में इनको इतिहासकार भी कहा जा सकता है, क्योंकि उस समय के तत्कालीन घटना की इन्होंने लिखा था। किसके दरबार में रहते थे, तो ये लोग हो जाएंगे महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। आइए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कारण है और कथन है, उस पर चर्चा करना है। कथन क्या कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत संगम वंश की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाई ने 1336 ईस्वी में की थी। ये बिल्कुल सही बात है। हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था। देखिए, संगम इनके पिता का नाम था, इसी के आधार पर इन्होंने संगम वंश की, अपने पिता के नाम पर ही संगम वंश की स्थापना की थी। तो क्या हो जाएगा, एक कारण भी सही है और उसका व्याख्या भी सही किया जा रहा है। कथन और कारण दोनों सही और उसका व्याख्या भी किया जा रहा है। आइए 10 नंबर क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली को कहां स्थानांतरित किया था। तो आप जानते हैं कि एमबीटी है जो मोहम्मद बिन तुगलक है, अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित करके देवगिरी ले गए थे। देवगिरी को ही दौलताबाद कहा जाता है, और ये वर्तमान में कहाँ पड़ता है, तो ये महाराष्ट्र में वर्तमान में पड़ता है, जहां पर मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली को स्थानांतरित करके देवगिरी ले गया था। इसका कहना था कि दिल्ली है जो अधिक खतरा का सामना करना पड़ रहा है, दिल्ली में आक्रमणकारी है जो जल्दी पहुंच जाते हैं। अगर दक्षिण भारत में अगर देवगिरी में हमारा राजधानी रहता है तो आक्रमणकारी है वहां तक पहुंचने में उनको समय लगेगा, इसलिए इन्होंने दिल्ली से स्थानांतरित राजधानी देवगिरी किया था। आइए 11 नंबर क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है, संस्था दिया हुआ है और उसको मिलान करना स्थापना वर्ष से।
बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कब की गई थी? 1924 में किया गया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना जो 1964 में किया गया था। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब किया गया था? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना जो आरएसएस है उसकी स्थापना 1925 में किया गया था। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो 1929 में की गई थी। इस प्रकार से इसका मिलान कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा बी नंबर, इसका मिलान है जो सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। कथन और कारण यहाँ पर है और कथन और कारण की चर्चा करना है और देखना है कि हमें कौन सा आंसर है जो सही है। कथन कह रहा है कि इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में लाया गया था। बिल्कुल सही है, इल्बर्ट बिल है जो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही लाया गया था। 1881-82 के आसपास में इल्बर्ट बिल लाया गया था और इल्बर्ट बिल के द्वारा भारतीय मजिस्ट्रेट को यूरोपीय अधिकारी के मुकदमे का निर्णय करने का अधिकार दिया गया था। बिल्कुल सही है, इल्बर्ट बिल लाया गया था रिपन के द्वारा। रिपन है जो उदार वायसराय के रूप में अपने आप को स्थापित करता है और इल्बर्ट बिल का सिंपल सी कहना था कि भारतीय लोग भी, यानी कि भारतीय जो मजिस्ट्रेट है, भारतीय जो जज है, वो यूरोपियन अधिकारी के मुकदमे का निर्णय कर सकते हैं। इससे पहले क्या है, उसको संरक्षण प्राप्त था कि यूरोपीय जो भी व्यक्ति है उसके मुकदमे की सुनवाई सिर्फ यूरोपीय लोग कर सकते थे, लेकिन इल्बर्ट बिल में कहा गया था कि भारतीय लोग भी कर सकते थे। इस प्रकार से क्या ये कथन सही भी है और इसका व्याख्या भी करता है, सही व्याख्या करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर। कह गद्दार पार्टी की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो आप जानते हैं कि जब प्रथम विश्व युद्ध के समय गद्दार पार्टी की स्थापना की गई थी और ये कहाँ किया गया था? तो सैन फ्रांसिस्को जो यूएसए में पड़ता है वहीं पर इसका स्थापना किया गया था। कब? 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की गई थी। आइए 14 नंबर क्वेश्चन है, लिन लिथुओ आयोग 1928 का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आप जानते हैं लिन लिथुओ का संबंध किस क्षेत्र से रहा है? तो लिन लिथुओ आयोग का संबंध कृषि सुधार से रहा है। लिन लिथुओ का संबंध किससे रहा है? ये कृषि सुधार से रहा है और लिन लिथुओ आयोग को ही कृषि पर शाही आयोग कहा जाता है। शिक्षा के संबंध में बहुत सारे आयोग है, जैसे शिक्षा से संबंध में है, शिक्षा के संबंध में हो जाएगा हंटर कमीशन था, 1882 में आया हुआ था शिक्षा के संदर्भ में। सैडलर कमीशन था, ये 1917 में आया, शिक्षा के संबंध में था। शारदा जो एक्ट बना था उससे भी संबंध शिक्षा से था। इस प्रकार से शिक्षा के संबंध में बहुत सारे आए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कालानुक्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा जा रहा है। प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा कब हुई थी? तो आप जानते हैं कि प्रिंस ऑफ वेल्स के जो भारत में आगमन हुआ था 1921 में हुआ था। वुड का शिक्षा संबंधी डिस्पैच कब लागू हुआ था, यानी कब इसकी वुड डिस्पैच शिक्षा अधिनियम आया था? 1854 में आया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था? 1856 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा यह अधिनियम लागू किया गया था। यूरोपीय सैनिकों द्वारा श्वेत विद्रोह कब किया गया था? 1859 में श्वेत विद्रोह है जो यूरोपीय सैनिकों के द्वारा किया गया था। इस प्रकार से इसका कालानुक्रम कौन सा हो जाएगा? तो इसका कालानुक्रम हो जाएगा बी नंबर, ऑप्शन हो जाएगा। आइए 16 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में अपना प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी है जो प्रथम फैक्ट्री है जो सूरत में स्थापित करता है, ये स्थापना सूरत में 1613 ईस्वी में करता है। लेकिन यही अस्थायी रूप से पहली बार कहाँ कर देता है? तो अस्थायी रूप से मसूलीपट्टनम में 1608 में ही कर देता है, लेकिन मान्यता प्राप्त के बाद पहली बार कहाँ करता है? तो सूरत हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। वह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक एवं साहित्यकार था और साहित्य के क्षेत्र में उसे ओवन मेरिडिथ के नाम से प्रसिद्ध था। उसके कार्यकाल में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की नियुक्ति की गई थी। ये ऊपर एक कथन दिया गया, दो स्टेटमेंट दिया गया और ये पूछा जा रहा है कि ये कथन किस वायसराय के संदर्भ में कहा गया है। देखिए स्ट्रेची आयोग आप जानते हैं कि 1878 में स्ट्रेची आयोग की स्थापना की गई थी। अगर पहला स्टेटमेंट से आपको पकड़ में नहीं आ रहा है तो दूसरा स्टेटमेंट में कीवर्ड दिया हुआ है कि स्ट्रेची आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1878 में स्ट्रेची आयोग की स्थापना की गई थी। और आप जानते हैं कि लॉर्ड लिटन का जो कार्यकाल है वो 1876 से लेकर के 1880 तक था। इसी के शासनकाल में इसी जब वायसराय पद पर था तो स्ट्रेची आयोग का गठन किया गया था अकाल के लिए। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, लॉर्ड लिटन। आइए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आइए 18 नंबर कह रहा है कि सन डैश में प्रथम कारखाना अधिनियम भारत में लाया गया था। पूछ रहा कि कब प्रथम कारखाना अधिनियम भारत में लाया गया था? तो आप जानते हैं कि प्रथम कारखाना अधिनियम है जो 1881 में लाया गया था। उस समय वायसराय लॉर्ड रिपन हुआ करते थे। इन्हीं के शासनकाल में पहली बार जो कारखाना अधिनियम है वो लाया गया था और इसमें कहा गया था कि 7 वर्ष से जो कम उम्र के बालक या बालिका है उसको काम पर प्रतिबंध कर दिया गया, वो काम नहीं कर सकते हैं। 7 वर्ष से जो 11 वर्ष या 12 वर्ष के बच्चे थे उसके काम का अधिकतम सीमा तय किया गया कि ये इससे ज्यादा घंटा तक सीमा से ज्यादा काम नहीं कर सकते हैं। पहली बार जो कारखाना अधिनियम कब लागू हुआ था? 1881 में हुआ था।
आइए 19 नंबर क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष किसने किया था? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे जो लाला लाजपत राय थे। इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो एम जोशी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और 1920 में इसके पहला सत्र हुआ था और इसके पहले जो सत्र के अध्यक्षता है लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। आइए 20 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस INSC की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये किया गया था महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस या 1887 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाया गया था, बिल्कुल सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है जो इसी के द्वारा चलाया गया था। इसमें क्या था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था कि जिस राजा का उत्तराधिकारी अपना संतान नहीं होता था और उसे गोद लेने की मान्यता समाप्त कर दी गई थी और अपने क्षेत्र में उसको मिला लिया जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। इल्बर्ट विल लॉर्ड रिपन के द्वारा अभी हम जिक्र कर रहे थे, इल्बर्ट विल लॉर्ड रिपन के द्वारा चालू किया गया था। रिंग फेंस की नीति किसके द्वारा? कॉर्नवालिस कह रहा है, तो कॉर्नवालिस के द्वारा नहीं शुरू किया गया था, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा शुरू किया गया था। और रिंग फेंस की नीति सिंपल सी थी कि जो क्षेत्रीय राजा थी उसको घेर करके किसी प्रकार से सहायक संधि के तहत अपने क्षेत्र में मिला लेना। रिंग फेंस की नीति वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा शुरू किया गया था, न कि कॉर्नवालिस के द्वारा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है जो लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था और इसमें भारतीय जो पत्रिका थी उस पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया था। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो भगवत गीता का अंग्रेजी में सबसे पहले अनुवाद कौन किया था? चार्ल्स विल्किंस के द्वारा श्रीमद् भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। वहीं विलियम जोन्स के द्वारा जो कालिदास के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी अभिज्ञान शकुंतलम, उसकी अनुवाद अंग्रेजी में की गई थी। विलियम जोन्स के द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद किया गया था, वहीं चार्ल्स विल्किंस के द्वारा श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया गया था। 23 नंबर क्वेश्चन, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस प्रकार की शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था? अभी हम जिक्र कर रहे थे कि शिक्षा के संबंध में हंटर कमीशन आया था 1881-82 में और इन्होंने बताया कि प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के लिए कि भारत में प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए, इसके लिए हंटर कमीशन है जो उत्तरदायी है। आइए नेक्स्ट देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, सांप्रदायिक अधिनियम 1932 ईस्वी की घोषणा के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? आप जानते हैं कि जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1900 यहाँ पर 32 का आया, तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन था 1932 में, 30, 31, 32। पहला था 1930 में, दूसरा था 1931 में, तीसरा 1932 में गोलमेज सम्मेलन हुआ था और सांप्रदायिक अधिक निर्णय लिया करने की घोषणा की गई थी। सांप्रदायिक अधिक निर्णय का सिंपल सी मतलब है कि जो दलित समुदाय है उसको हिंदू से अलग करते हुए एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया जाने का प्रावधान है जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन में प्रावधान किया गया था। पूछा जा रहा है कि उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे जो रैमजे मैकडोनाल्ड थे। इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, रैमजे मैकडोनाल्ड थे। उसी के समय तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था और उसी में सांप्रदायिक अधिक निर्णय लिया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, सूची मिलान करना है। कौन कौन से सूची है मिलान करना है? यूरोपीय कंपनी है और स्थापना वर्ष है। देखिए फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो आप जानते हैं कि सबसे लास्ट में आया था तो 1664 में आया था फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1602 में हुआ था। पूछा जा रहा है कि स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1616 में हुआ था। वहीं डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1731 में हुआ था। इस प्रकार से इसका मिलान चिन्ह है। ये देखते कौन सा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए के था 3 नंबर और बी के था 1 और सी के था 4। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा। आइए 26 नंबर क्वेश्चन है कि बक्सर का प्रसिद्ध युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का कमांडर कौन था? तो बक्सर का युद्ध है जो 1764 में, इसका अंग्रेजी कमांडर सेना कौन था? तो हेक्टर मुनरो था। एक तरफ से आप जानते हैं कि 3 जो शासक थे वो भारतीय थे और एक तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इधर से बंगाल के जो नवाब था, बंगाल के जो अपदस्थ नवाब था उस समय मीर कासिम था। वहीं अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ये तीनों की सेना गठबंधन में थी और एक तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी के जो नेतृत्व कर रहा था वो हेक्टर मुनरो था। इसी के बीच में बक्सर में युद्ध हुआ था 1764 में, इसे बक्सर का युद्ध कहा जाता है। और इसी के बाद है जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की वर्चस्व जो बढ़ जाती है, ये हो जाएगा 26 का हो जाएगा बी नंबर। आइए 27 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल में निम्नलिखित गवर्नर जनरल पर विचार करें। इनकी कौन से गवर्नर जनरल का शासनकाल किस कालक्रम अनुसार था, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। देखिए लॉर्ड वेलेजली है जो इसका कार्यकाल रहा है 1798 से लेकर 1805। तो सबसे पहला इसमें कार्यकाल हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली का था। सबसे पहला कौन सा हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन। तो देखिए ऑप्शन ये तो हो ही नहीं सकता, ए और ये वाला भी हो ही नहीं सकता, यानी कि सी और बी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सबसे पहला हो जाएगा डी।
उसके बाद हो जाएगा, देखिए दोनों में ए है, तो उसके बाद कौन सा हो जाएगा, सर जॉन बार्ले। सर जॉन बार्ले है जो 1805 से लेकर के 1807 तक इसका कार्यकाल रहा है। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा मिंटो प्रथम के द्वारा शासन किया गया था। 1807 से लेकर 1813 तक था लॉर्ड मिंटो प्रथम। और सबसे अंत में है जो लॉर्ड हेस्टिंग्स है, जो 1813 से लेकर के 1823 तक ये शासन करता है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है, क्रांतिकारी संगठन और इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था, इसके बारे में पूछा जा रहा है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना है जो सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा किया गया था। वही अगला है मित्र मेला। मित्र मेला की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ये वी.डी. सावरकर के द्वारा 1899 में इसकी स्थापना की गई थी। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी इसकी स्थापना है जो सूर्यसेन के द्वारा की गई थी। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो सूर्यसेन के द्वारा किया गया था, और सूर्यसेन को ही मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। अभिनव भारत की स्थापना भी वी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया था। यहाँ पर ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है, अरविंद घोष दिया गया है, ये अभिनव भारत भी हो जाएगा वी.डी. सावरकर के द्वारा। जो मित्र मेला था 1899 में स्थापना किया गया था, उसी का नाम परिवर्तित करके अभिनव भारत कर दिया गया था, ये 1904 में कर दिया गया था, ये वी.डी. सावरकर के द्वारा ही हो जाएगा। यहाँ पर कुछ मिस्टेक किया गया है। आइए नेक्स्ट देखिए 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन है कि 1946 में भारत के दौरे पर आए कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था, तो ये पैथिक लॉरेंस था। आप जानते हैं कि मार्च 1946 में भारत के दौरे पर आया था कैबिनेट मिशन, और इसके सदस्य थे जो एवी अलेक्जेंडर था, स्टफर्ड क्रिप्स था और पैथिक लॉरेंस था। ये 3 सदस्य का समिति था, और इसका अध्यक्षता है जो पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया जा रहा था। आइए 30 नंबर क्वेश्चन है, 1946 के अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस विभाग के मंत्री थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है जो खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री को बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन। 31 में मिलान करने के लिए कह रहा है, अनुच्छेद है और प्रावधान दिया गया है। तो आप जानते हैं अनुच्छेद 19(1)(a) में क्या कहता है, एक में कहता है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गई है। अनुच्छेद 19(1)(a) में कहा गया है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसकी हो जाएगी 1 का 3 हो जाएगा। अनुच्छेद 19(1)(b) में क्या कहा है कि एकत्र होने के लिए यानी कि आपको सभा का आयोजन करने का अधिकार देता है। तो अनुच्छेद 19(1)(b) का कहता है कि बिना हथियार के आप सभा का आयोजन कर सकते हैं, जैसे छात्र सभा हो गया या किसान सभा हो गया, मजदूर सभा हो गया। ये सभा करने के लिए आपको स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(b) में कहता है, लेकिन बिना हथियार के शांतिपूर्वक आप कर सकते हैं। वही अनुच्छेद 19(1)(c) में क्या कहता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है। जैसे आप स्टूडेंट यूनियन बनाते हैं या लेबर यूनियन बनाया जाता है या किसान यूनियन बनाया जाता है, तो 19(1)(c) के तहत बनाया जाता है। 19(1)(d) में कहा गया है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में आप आवागमन कर सकते हैं। वही अनुच्छेद 19(1)(e) में कहा गया है कि आप भारत के किसी भी क्षेत्र में बस सकते हैं। 19(f) को समाप्त कर दिया गया है। 19(g) में कहा गया है कि आप किसी भी क्षेत्र में आप किसी भी व्यवसाय को आप अपना सकते हैं। इस प्रकार से जो हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है वो इसी प्रकार से दिया गया है। इसका 1 का 3, B के 4 और C के 1, इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा C नंबर, इसका आंसर हो जाएगा। आइए 32 नंबर, भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित होकर ग्रहण किया गया है। उपराष्ट्रपति के पद का ग्रहण है हम संयुक्त राज्य अमेरिका से इसका पद का ग्रहण किए हैं। भारतीय संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का चर्चा किया गया है। आइए 33 नंबर क्वेश्चन, सरकारिया आयोग की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। सरकारी आयोग का गठन है जो 1983 में हुआ था, और केंद्र राज्य संबंध के जो मतलब अध्ययन करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। इसका स्थापना है जो 1983 में हुआ था, और इन्होंने अपना रिपोर्ट 1987 में दिया और कहा कि जो केंद्र है जो राज्य में राष्ट्रपति शासन के रूप में 356 का जो प्रयोग कर रहा है उसे कम होनी चाहिए। कारण कह रहा है कि जिस राजनीतिक दल ने केंद्र में सरकार बनाई उन्होंने 356 का दुरुपयोग किया। ये बिल्कुल सही है, ये दुरुपयोग था। इसी की वजह से इनका कहना था कि जो 356 है उसकी जांच परख के बाद 356 का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये बिल्कुल दोनों के दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि जो केंद्र में सरकार थी वो राज्य में दूसरे पार्टी की अगर सरकार होती थी तो तंग करने के लिए क्या किया जाता था, राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लगा दिया जाता था ताकि राज्य सरकार काम न कर सके। ये केंद्र सरकार बहुत मनमानी उस समय करती थी। आइए 34 नंबर, करें कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ये बिल्कुल सही बात है। 73वें संविधान संशोधन 1992 अधिनियम था और 1993 में पास हुआ, और आप जानते हैं कि 24 अप्रैल 1993 को जो 73वां संविधान संशोधन है वो लागू हो गया था, पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गया था। इसीलिए हम लोग 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को कम से कम 5 और अधिक से अधिक 25 वार्ड में बांटा जाता है। गलत है, कम से कम 10 वार्ड
कम से कम कितना, कम से कम 10 वर्ड और अधिक से अधिक है जो 20 वर्ड, ना कि 25, 20 वर्ड मैक्सिमम हो जाएगा 20 और न्यूनतम हो जाएगा 10। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें कौन सा सही है, तो इसमें सही हो जाएगा केवल एक, इसका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। आइए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा तथा राज्य विधानसभा में महिलाओं के 1/3 स्थान पर आरक्षण प्रदान करने हेतु कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। तो आप जानते हैं कि 106वां संविधान संशोधन है जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत इसे 106वां संविधान संशोधन ये विधेयक के नाम से प्रस्तुत किया गया था और 106वां संविधान संशोधन है। इसी में कहा गया है कि महिला को विधानसभा में और लोकसभा में 1/3 है जो आरक्षण दिया जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, 106वां संविधान संशोधन हो जाएगा। आइए 136 नंबर, भारत में निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत है किस अधिनियम के तहत हो जाएगा, 1935 का अधिनियम के तहत हमें देखने को मिलता है। लेखानुदान विधेयक संसद में लाया जाता है। देखिए लेखानुदान सिंपल से मतलब होती है कि जब बजट प्रस्तुत होती है और बजट जब वोटिंग होने वाला रहता है बजट पर और पूरे जो समग्र प्रक्रिया अपनाई जाती है जो संचित निधि से पैसा निकालने के लिए, तो कुछ दिनों के लिए जो खर्चा की आवश्यकता होती है तो सरकार क्या है लेखानुदान विधेयक लाती है और कुछ दिन के खर्चों के लिए जो वोटिंग मतलब बगैर कराए हुए कुछ पैसा निकाली जाती है कुछ दिन के खर्चों के लिए, उसे लेखानुदान कहा जाता है। तो यही उसका आंसर ये हो जाएगा। ये हो जाएगा कि निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालना। जो बजट प्रक्रिया के दौरान जब तक पैसा नहीं संचित निधि से निकाला जाता है तो कुछ समय के लिए जो खर्च की आवश्यकता होती है तो उसी के लिए लेखानुदान लाया जाता है। ये कुछ दिन के लिए लाया जाता है लेखानुदान। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आइए 38 नंबर क्वेश्चन कि भारत में वित्तीय सौदा के लिए स्टाम्प शुल्क राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, वसूला जाता है। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि स्टाम्प शुल्क है किसके द्वारा लगाया जाता है, ये केंद्र के द्वारा लगाया जाता है और राज्य के द्वारा वसूला जाता है। यहाँ पर कह रहा है कि राज्य के द्वारा लगाया जाता है, गलत हो जाएगा क्योंकि राज्य के द्वारा वसूला जाता है, केंद्र लगाती है। इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 268 में किया गया है। तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है कि स्टाम्प शुल्क का विनियोजन संघ सरकार के द्वारा किया जाता है। विनियोजन का मतलब है उसका उपयोग, इसका उपयोग है जो केंद्र नहीं करती है, इसका उपयोग है जो राज्य सरकार करती है। केंद्र सिर्फ लगा देती है लेकिन राज्य सरकार उसको वसूलता है और उसका उपयोग भी करता है। तो ये भी हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा पूछ रहा है, सही है तो इसका डी हो जाएगा सही, न तो एक न तो दो सही। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये बिल्कुल सही है। जो संविधान सभा की मांग है वो किसी पार्टी के द्वारा सबसे पहले तो स्वराज पार्टी के द्वारा इसका मांग किया गया था 1924 में। लेकिन व्यक्तिगत रूप से कहिएगा तो व्यक्तिगत रूप से बाल गंगाधर तिलक पहले ही मांग कर चुकी थी, लेकिन किसी भी पार्टी किसी भी संस्था के द्वारा है तो स्वराज पार्टी के द्वारा मांग की गई थी 1924 में। हैदराबाद रियासत का कोई प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुआ था। ये बिल्कुल सही बात है कि हैदराबाद का कोई भी प्रतिनिधि है जो संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुआ था। तो कौन सा सही हो जाएगा, ये दोनों को दोनों सही हो जाएंगे। आइए सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। ये पूछा जा रहा है प्रावधान और विदेशी स्रोत, संविधान में कहां से कौन सा स्रोत लिए उसके बारे में पूछा जा रहा है। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता के बारे में पूछा जा रहा है। तो एकल नागरिकता कहां से लिए, तो हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं एकल नागरिकता। मजबूत केंद्र के साथ संघ, ये कहां से लिए थे, कनाडा से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये कहां से लिया गया है, ये लिया गया जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। वही मौलिक कर्तव्य है, कहां से लिया गया है, यूएसएसआर के द्वारा यानी कि सोवियत संघ के द्वारा मौलिक कर्तव्य लिया गया है। इस प्रकार से इसका आंसर ए के हो जाएगा 3। आइए देखते हैं ए का 3, ए का 3, बी के 4, बी के 4, सी के 2। इसका आंसर हो जाएगा कौन, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आइए भारत की निम्नलिखित पर्वत श्रेणी पर विचार करिए, इसका पूरब से पश्चिम का सही क्रम कौन सा है। पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम सही क्रम कौन सा हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि गारो पहाड़ी कहाँ है, गारो पहाड़ी मेघालय में है। तो मेघालय सबसे पूरब में हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले एक होना चाहिए। सबसे पहले एक ही ऑप्शन में है, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इसका डी नंबर। अब जानते हैं कि देखिए कामेत, कामेत कहाँ है, कामेत उत्तराखंड में है। नंदा देवी कहाँ है, ये भी उत्तराखंड में है। केटू कहाँ है, तो केटू पीओके में है। यानी कि अभी देखिएगा तो सबसे पश्चिम इसमें चारों ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, केटू हो जाएगा, पीओके में पड़ता है। ये सबसे लास्ट हो जाएगा 4। हमारा एक ही स्टेटमेंट से पकड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए 42 नंबर, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्य की सीमा मिलती है। म्यांमार के साथ भारत की कौन सी सीमा है जो मिलती है, तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो हो जाएगा कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है जो म्यांमार के साथ सीमा बनाती है। ये 4 राज्य है जो म्यांमार के साथ सीमा बनाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर, गंगा के मैदान को एक डैश डैश के रूप में वर्णित किया गया है। तो जियोसिंक्लाइन के रूप में गंगा के मैदान को वर्णित किया गया है। आइए 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में बेमेल जोड़ी का चयन करें। देखिए कुछ जनजाति दिया हुआ है, उसका निवास स्थान दिया गया है, पूछ रहा कौन बेमेल है यानी कि कौन सा गलत है। गोबी है जो मंगोलिया में रहती है, गोबी जो सॉरी ये जनजाति नहीं है, ये मरुस्थल है,
ये जनजाति नहीं है, ये मरुस्थल है। पूछ रहा है कि कौन से देश में कौन सा मरुस्थल है, तो वो भी जो मरुस्थल है कहाँ है, मंगोलिया में है। ये थार जो मरुस्थल है कहाँ है, ये भारत में है। सहारा कहाँ है, ये अफ्रीका में है। कालाहारी कहाँ है, अमेरिका में। गलत है, कालाहारी कहाँ हो जाएगा, ये दक्षिण अमेरिका में हो जाएगा कालाहारी। इस प्रकार से इसका बी नंबर हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आइए 45 नंबर क्वेश्चन, हिमालय पर्वत को दक्षिण से उत्तर की ओर सजाना है, यानी कि सबसे पहले दक्षिण और सबसे लास्ट में उत्तर, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर हमें जाना है। तो सबसे दक्षिण में कौन सा हो जाएगा, सबसे दक्षिण में पीर पंजाल हो जाएगा। उसके बाद पीर पंजाल के हो जाएगा जो सबसे दक्षिण में हो जाएगा। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, जास्कर हो जाएगा, क्योंकि पीर पंजाल के ऊपर में है जास्कर। उसके बाद हो जाएगा लद्दाख। उसके बाद काराकोरम, यानी कि सबसे उत्तर में काराकोरम है, तो सबसे उत्तर में है काराकोरम, तो सबसे लास्ट में हो जाएगा, यानी कि लास्ट में सबसे एक होना चाहिए। तो सबसे लास्ट में एक ही ऑप्शन है जिसमें एक है, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, सी नंबर। क्योंकि काराकोरम सबसे उत्तर में है, हमें कह रहा है उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर जाना चाहिए, तो सबसे उत्तर वाला है जो सबसे लास्ट में आएगा, तो इसका आंसर यही है, जो एक है जो बन जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी है और उसका विशेषता के आधार पर हमें मिलान करना है। देखिए लेटेराइट मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी है, उसका विकास कहाँ पर, लेटेराइट मिट्टी है, इसका जो क्षेत्र है, इसकी विशेषता क्या होती है, ये लौह जो लोहा से भरपूर होता है और इसमें ह्यूमस की कमी होती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, इसका 2 नंबर मिलान हो जाएगा। काली मिट्टी है, काली मिट्टी है जहाँ पर कपास की खेती होती है, तो देखिए इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। ऊंच मिट्टी की नमी, कपास की खेती होती है काली मिट्टी में। लाल मिट्टी है, लाल मिट्टी में आप जानते हैं कि लौ ऑक्साइड की उपस्थिति होती है, इसी की वजह से लाल दिखाई देता है। जलोढ़ मिट्टी है, पोटास की समृद्धि और फास्फोरस में थोड़ा कमी होती है, इसका आंसर ये हो जाएगा। चाहिए इसका किस प्रकार से मिलान है, तो इसका मिलान है 1 का 2, बी का 1, यानी कि 21 होना चाहिए, 21 एक ही ऑप्शन में है। आइए 1 नंबर हो जाएगा इसका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन, भारत में मैग्नीज खनन के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। मैग्नीज खनन के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। ओडिशा भारत में मैग्नीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल सही है। मैग्नीज का उपयोग मुख्य रूप से फेरो मिश्र धातु के उत्पादन में किया जाता है, ये भी सही है, दो भी सही है। मध्य प्रदेश के बालाघाट की खदानों में मैग्नीज उत्पादन के लिए जानी जाती है, ये बिल्कुल सही है। तो इसका तीनों जो स्टेटमेंट है वो सही है, हमसे पूछा जा रहा है सही, इसका आंसर वही हो जाएगा। ये 48 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी की भूप्रपट्टी और मेंटल को अलग करने वाली सीमा को क्या कहा जाता है। तो भूप्रपट्टी और मेंटल के जो सीमा अलग करती है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है मोह असंबद्धता कहा जाता है, मोह असंबद्धता कहा जाता है। वही मेंटल और क्रोड को जो अलग करेगा उसे क्या कहा जाता है, गुटेनबर्ग कहा जाता है। मेंटल और जो क्रोड होता है उसको अलग कौन करती है, तो गुटेनबर्ग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन, महासागर तल की विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। महासागर तल की विशेषता पर विचार करना है। मध्य महासागरीय कटक अपसारी प्लेट सीमाओं के द्वारा निर्मित होती है। अपसारी का मतलब क्या है कि दोनों प्लेट एक दूसरे के सामने आकर टकराती है और बीच में उसके टकराने के बाद जो बीच से लवा उत्पन्न होती है उसे मध्य महासागरीय कटक का निर्माण होता है, ये बिल्कुल सही है। आगाध मैदान पृथ्वी के सबसे समतल क्षेत्र में से एक है, ये भी बिल्कुल सही है। गाययाट समतल शीर्ष वाले ज्वालामुखी समुद्री पर्वत है, ये भी बिल्कुल सही है। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा सही हो जाएगा, तीनों के तीनों इसका स्टेटमेंट है तो सही हो जाएंगे। आइए 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर्द्र पर्णपाती वन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। आर्द्र पर्णपाती वन उस क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, बिल्कुल सही है। अगर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी तो वहां पर सदाबहार वन का विकास होगा। यह हिमालय की तलछटी पश्चिमी घाट और ओडिशा में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। एनी, महोगनी, आबनुश आदि प्रजाति इस वन में पाई जाती हैं, ये बिल्कुल हो जाएगा गलत, क्योंकि ये जो एनी, महोगनी, अबनुश है ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, यानी कि जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है वहाँ पर एनी, महोगनी, आबनुश इस प्रकार की प्रजाति का विकास होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि असत्य कथन कौन है, केवल 3 है जो असत्य कथन यहाँ पर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिलान करना है। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना है, पहली पंचवर्षीय योजना जो हेराल्ड डोमल के मॉडल पर स्थापित किया गया था 51 से लेकर के 56 तक। वही दूसरी पंचवर्षीय योजना है किसके द्वारा है, वो दूसरी पंचवर्षीय योजना है जो महालनोबिस मॉडल था। इस चौथी पंचवर्षीय योजना है जो किसके द्वारा था, तो गॉडगिल फार्मूला के आधार पर था। पांचवी पंचवर्षीय योजना है जो डीपी धर के द्वारा तैयार किया गया था। इस प्रकार से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, एक के चार एक ही में 20 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आइए 52 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग कमेटी की अनुशंसा के आधार पर की गई थी, बिल्कुल सही है। 1934 में इसकी सिफारिश की गई और 1935 में इसकी स्थापना कर दी गई थी आरबीआई की। भारतीय रिजर्व बैंक पहले गवर्नर सर अर्शवन स्मिथ थे, बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहला भी सही है। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे, ये भी बिल्कुल सही है। भारतीय रिजर्व बैंक के जो पहले भारतीय गवर्नर है वो सीडी देशमुख हुआ करते थे। इसका हो जाएगा तीनों के तीनों स्टेटमेंट है जो सही है। आइए 53 नंबर क्वेश्चन है,
अनुच्छेद 246A संसद और राज्य विधान सभाओं दोनों को जीएसटी से संबंधित कानून बनाने की संवर्धित शक्ति प्रदान करती हैं। ये बिल्कुल सही है। जीएसटी कब लाया गया था? तो ये जीएसटी है जो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था और ये 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जीएसटी लाया गया था। अनुच्छेद 279A भारत के राष्ट्रपति को जीएसटी परिषद गठन करने का अधिकार देता है। ये बिल्कुल सही है। ये 279A के तहत जीएसटी काउंसिल की स्थापना की जाती है और जीएसटी काउंसिल के जो अध्यक्ष है वो केंद्र के जो वित्त मंत्री होते हैं वो उसके जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं और सभी राज्य के जो वित्त मंत्री होते हैं इसके सदस्य होते हैं। इस प्रकार से ये दोनों का दोनों स्टेटमेंट है जो सही है। आइए 54 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन जीवीए और जीडीपी के संबंध में सही नहीं है। पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है। जीवीए मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में कटौती के बाद देश के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। बिल्कुल ये सही है। जीडीपी किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य है। जीडीपी का परिभाषा ही यही होती है। जीवीए की गणना हमेशा बाजार कीमत पर की जाती है जबकि जीडीपी का गणना मूल कीमत पर की जाती है। ये बिल्कुल गलत है। आप जानते हैं कि जीडीपी का गणना है जो आधार वर्ष पर भी किया जाता है और वर्तमान मूल्य पर भी किया जाता है। इस प्रकार से सी नंबर स्टेटमेंट है गलत है। चौथा कार्य है कि जीवीए साधन या आपूर्ति पक्ष के माध्यम से अर्थव्यवस्था की जानकारी देती है। बिल्कुल सही है। जीवीए जो आपूर्ति पक्ष को संबोधित करता है जबकि जीडीपी है जो डिमांड पक्ष को संबोधित करता है। डिमांड मतलब मांग पक्ष को ये संबोधित करता है। आइए 55 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 55 नंबर क्वेश्चन है कि फिलिप वक्र का संबंध है। फिलिप एक जो अमेरिकी अर्थशास्त्री थे, इनका जो कंसेप्ट था कि जब बेरोजगारी होगी तो मुद्रास्फीति नहीं होगा और मुद्रास्फीति होगी तो बेरोजगारी नहीं होगा, यानी कि बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बारे में बताए थे कौन? फिलिप वक्र के द्वारा दर्शाया जाता है। शिशु मृत्यु दर से हास्य है। देखिए शिशु मृत्यु दर से हास्य होता है कि कोई भी व्यक्ति 1000 व्यक्ति के जन्म लेने जीवित मतलब रहने की जो संभावना है अपने जन्म के पहले बर्थडे तक, यानी कि कोई भी बच्चे जन्म लेता है यानी कि 1000 बच्चे जन्म लेता है और 1 वर्ष की अवधि आयु पहले मृत्यु हो जाने वाले बच्चों की संख्या, यानी कि अपने पहले बर्थडे कितना लोग मना पाता है उसी को मृत्यु दर कहा जाता है। और ये काउंटिंग है जो 1000 बच्चों के जीवित जो बच्चे होते हैं उसके आधार पर किया जाता है। आइए 57 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह देश की मुद्रा का निर्गमन करता है। बिल्कुल सही है। वह सरकार के बैंकर के रूप में काम करता है। बिल्कुल सही है। वह अर्थव्यवस्था में विदेशी कोषों का संरक्षण करता है। ये भी सही है। विदेश से फंडिंग करता है। यह बैंकिंग व्यवस्था के लिए बैंकों के भांति भी काम करता है, यानी कि बैंकों के बैंकर के रूप में भी काम करता है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा, सभी सही हो जाएंगे। आइए 58 नंबर क्वेश्चन, बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत देता है कि देखिए मौद्रिक नीति का अनुसरण है जो बैंक आरबीआई के द्वारा किया जाता है। तो जब बैंक दर में वृद्धि होती है तो इसका मतलब है कि महंगी मौद्रिक नीति का अनुसरण कर रही है, यानी कि आरबीआई चाह रही है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए और मार्केट से जो लिक्विडिटी है, तरलता है, उसको सक किया जाए। इसका मतलब होगा कि केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रही है। जब भी केंद्र बैंक दर की वृद्धि होगी तो क्या होगा कि बैंक के पास लिक्विडिटी है वो कम जाएगी। इससे क्या है, उसकी साख सृजन की क्षमता यानी कि लोन देने की जो क्षमता होती है बैंक की वो कम जाती है, जिससे लोगों के पास ऋण के रूप में पैसा कम उपलब्ध होती है और मार्केट से लिक्विडिटी कम होने लगती है और महंगाई कम होने की संभावना होती है। ये 59 नंबर क्वेश्चन है। जे.एम. किन्स ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। उन्होंने सिद्धांत एवं व्यवहार में समष्टि अर्थशास्त्र में परिवर्तन किया था। बिल्कुल सही है। ये प्रोफेसर किन्स के द्वारा ही मिश्रित अर्थव्यवस्था का कंसेप्ट दिया गया था। उन्होंने द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंस्टेंट और मनी नामक पुस्तक वर्ष 1936 में लिखी थी। बिल्कुल सही है। उन्होंने महामंदी की परिणामों की उस समय व्याख्या की जब वस्तुओं का विक्रय नहीं हो रहा था, तब मजदूर बेरोजगार हो गए थे। ये बिल्कुल सही है। ये तीनों सा कथन सही है। तीनों का तीनों स्टेटमेंट है जो सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर के 30 मार्च तक आधारित होती हैं। आप जानते हैं कि आधार वर्ष भारत सरकार का 1 अप्रैल से लेकर के 30 मार्च तक है। बिल्कुल सही है। वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन को विलय करके सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO स्थापना की गई थी। बिल्कुल सही है। पहले CSO और NSSO अलग संस्था थी। ये दोनों को मिलाकर के 2019 में CSO और NSSO को मिलाकर के NSO कर दिया गया है और ये सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन ये कार्य कर रही है। ये दोनों बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, दोनों का दोनों कथन क्या है, सही है। आइए 61 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन टेस्ला के समतुल्य है। टेस्ला के समतुल्य कौन सा है। तो न्यूटन प्रति एम्पेयर मीटर। न्यूटन प्रति एम्पेयर मीटर है, इसी को टेस्ला भी कहा जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर।
एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री क्या है, उसके विपरीत दिशा में झुक जाएंगे, यानी कि बाईं ओर झुक जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा विकिरण शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो शरीर में जो दर्द से राहत कौन सा किरण देती है? ये देती है इंफ्रारेड है। इंफ्रारेड विकिरण है जो शरीर में दर्द से राहत कम करती है। आइए 64 नंबर। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसे होनी चाहिए? वस्तु की स्थिति कैसे होनी चाहिए? तो ये होने चाहिए कैसा? वक्रता के केंद्र पर होनी चाहिए। वक्रता के केंद्र पर होगा तब हमें क्या प्रतिबिंब होगा? वास्तविक होगा, उल्टा और वस्तु के आकार के हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा। आइए 65 नंबर है, ये न्यूमेरिकल है, इसका आंसर ये हो जाएगा। आइए 66 नंबर। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं? किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो मेल खाते हैं? तो ये मेल खाते हैं -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री पर तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर हो जाते हैं। आइए 68 नंबर क्वेश्चन। कोरंडम और क्रायोलाइट किस धातु के अयस्क है? तो कोरंडम और क्रायोलाइट है जो एल्युमिनियम के अयस्क हैं। आइए नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन है। उपचयन अभिक्रिया के समय हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ये बिल्कुल सही है। उपचयन के समय क्या है कि हाइड्रोजन का ह्रास होता है, वहीं अपचयन के समय हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है? ये सही है। आइए 69 नंबर क्वेश्चन है। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव्य और गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती है क्या कहलाती है? ये कहलाती है त्रिक बिंदु। त्रिक बिंदु पर ठोस, द्रव्य, गैस ये सभी एक ही स्थान पर एक ही अवस्था में रह सकती है, त्रिक बिंदु कहलाता है। एक पीएच घोल पीएच 3 से 6 में बदलता है, इसमें H प्लस आयन की सांद्रता क्या होगी? तो 1000 गुना है जो कम हो जाएगी। 1000 गुना ये सांद्रता है जो कम हो जाएगी। आइए 71 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 है और 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान क्या होगी? तो आप जानते हैं कि द्रव्यमान बराबर होता है इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या। ये हो जाएगी 18 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर। रासायनिक विज्ञान के अनुसार निम्न में कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? देखिए भौतिक परिवर्तन का उदाहरण मतलब भौतिक परिवर्तन का क्या अर्थ होता है कि अगर कोई वस्तु किसी रूप में परिवर्तित होती है तो पुनः अपने मूल स्वरूप में वापस अगर आ जाती है तो उसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या होती है? जब भौतिक परिवर्तन होता है तो अपने मूल रूप में नहीं वापस आ पाता है तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जिसका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए वो केमिकल रिएक्शन है। जिसका केमिकल प्रॉपर्टी नहीं चेंज होता है, वो अपने मूल रूप में वापस आ सकती है तो उसे फिजिकल चेंज कहा जाता है। देखिए लोहे में जंग लगेगा, फिर से लोहा वापस जैसा था वैसा नहीं बन पाएगा। लकड़ी का जलना, अगर लकड़ी जल जाएगा तो फिर से पुनः लकड़ी नहीं बन पाती है। दूध से दही बनना, अगर दूध से दही बन गया पुनः फिर दूध नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन पानी का उबल करके भाप बन जाएगा, फिर हम उसे पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए फ्लोरीन अथवा बकीबॉल कितने कार्बनिक परमाणु का बना होता है? फ्लोरीन का कितना परमाणु होता है? तब जानते हैं फ्लोरीन के 40 परमाणु होते हैं। यकृत में भंडारित होते हैं। लीवर में कौन सा विटामिन भंडारित होता है? तो आप जानते हैं लीवर में कौन सा भंडारित हो सकता है। देखिए जो विटामिन जल में घुलनशील है वो शरीर में स्टोरेज ज़्यादा समय तक नहीं रह सकती है। तो विटामिन बी और सी है जो जल में घुलनशील है और ये हमारे शरीर में ज़्यादा समय तक स्टोर नहीं रह सकते हैं। जिस ऑप्शन में बी और सी हो सकता है वो ऑप्शन नहीं होगा। बी सी है, इसमें भी बी है नहीं होगा, इसमें बी है नहीं होगा। इसका मतलब है कि इसमें से कोई नहीं। देखिए ए डी ई के ये यकृत में भंडारित हो सकते हैं। जो जल में घुलनशील है वो शरीर में ज़्यादा समय तक भंडारित नहीं रह सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 75 है कि यदि किसी व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण किया जाता है, किसी व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? एंटीजन के आधार पर किया जाता है। हेमोग्लोबिन की उपस्थिति नहीं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी नहीं, इसमें से कोई भी नहीं होगा क्योंकि एंटीजन के आधार पर किसी व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण किया जाता है और आरएच फैक्टर के आधार पर निगेटिव और पॉजिटिव का निर्धारण किया जाता है। आइए 76 निम्नलिखित में किस जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वार कहा जाता है? एंथ्रेक्स को प्लीहा ज्वार भी कहा जाता है। आइए 77 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा जीव का स्वाद नहीं है? पूछा जा रहा है कि जीव का स्वाद नहीं है। मीठा बिल्कुल सही है, मीठा है। जो जीव का अग्रभाग होता है, जैसे कोई आदमी आपके सामने मीठा मीठा बोलता है तो आपके जो आगे वाला जीव होता है जीव का वो मीठा होता है। कहने का मतलब आदमी के सामने कोई व्यक्ति खड़ा है तो जो आदमी आपका तारीफ करता है सामने क्या मीठा तारीफ करता है, कड़वा। आदमी के पीठ पीछे कोई व्यक्ति कड़वा उसके बुराई करता है तो जो जीव का सबसे पिछला भाग है वहां पर कड़वा हमें
स्वाद महसूस होता है। नमकीन साइड में, मसालेदार कोई स्वाद नहीं है। उमामी है जो बीच में, जीभ के जो बीच भाग होता है वहाँ पे उमामी स्वाद हमें देखने को मिलता है। वहीं खट्टा है वो हमें साइड में मिलता है, जबकि तीखा कोई एक स्वाद नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा 4 और 7। आइए 78 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश डैश तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। तो सूर्य है जो क्लोरोफिल के कौन से कलर को अवशोषित करता है, तो लाल और नीले को प्रकाश को अवशोषित करता है। आइए नेक्स्ट 79 नंबर क्वेश्चन है कि पाइन, फर, स्प्रूस, सेडर, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ियां उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं, ये सभी अनावृत बीज के उदाहरण हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक वास्तविक फल नहीं है। वास्तविक फल कौन सा नहीं है, तो ये सेब है। सेब है एक असत्य फल का उदाहरण है। 81 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। एक्सरे एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये बिल्कुल सही है। एक्सरे क्या है, एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक्सरे पर न विद्युत क्षेत्र और न ही चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव पड़ सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। इस पर न ही कोई इलेक्ट्रिक प्रभाव पड़ेगा, न कोई मैग्नेटिक प्रभाव पड़ेगा। गामा किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है, ये भी बिल्कुल सही है। अल्फा बीटा गामा तीनों की अपेक्षा में गामा किरण की जो वेधन क्षमता है वो काफी अधिक होती है। इसका स्टेटमेंट कौन सा सही हो जाएगा, ये एक से ज्यादा सही हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी नंबर। आइए 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सही है। किसी तार का प्रतिरोध R उस तार के सापेक्ष वोल्टता V तथा उससे प्रवाहित विद्युत धारा I के अनुपात के बराबर होती है, ये बिल्कुल सही है। सोलर स्थिरांक का मान 1.361 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर होता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। ए और बी दोनों सही है। आइए 83 नंबर, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होती है जो वेबर होती है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है जो वेबर होती है। वही चुंबकीय तीव्रता की इकाई क्या होगी, तो चुंबकीय तीव्रता की इकाई टेस्ला होती है। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो ऑडियोमीटर का प्रयोग करते हैं उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए। आइए नेक्स्ट है 85 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा का मतलब होता है जिसे हम पुनः उपयोग नहीं कर सकते हैं, मतलब जो कहने का मतलब है कि एक समय के बाद समाप्त हो जाए, उसे अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे कोयला है, कोयला से बिजली उत्पादित बिल्कुल है कि एक समय के बाद क्या है, कोयला समाप्त हो जाएगी, तो ये हो जाएगा अनवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण। पवन ऊर्जा क्या हो जाएगा, ये नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये क्या है, पवन है और सौर ऊर्जा है, ये नवीकरणीय ऊर्जा है, यानी कि कभी समाप्त नहीं हो सकती है। परमाणु संयंत्र से उत्पादित बिजली, ये भी क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा है, क्योंकि एक समय परमाणु ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। उपरोक्त में से एक से अधिक, इसका आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 86 नंबर, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें पदार्थ के कण ऊष्मा के स्रोत से ऊष्मा ग्रहण करके अन्य भाग में चले जाते हैं तथा उसके स्थान पर अन्य कण ऊष्मा स्रोत के पास ऊष्मा ग्रहण करने आ जाते हैं, क्या कहलाते हैं। जब एक कण गर्म होकर के ऊष्मा प्राप्त करके और अलग विचलन होने लगता है तो विचलन होती है, और दूसरे कण जब उस स्थान पर आकर के फिर से ऊष्मा ग्रहण करती है तो विचलन किसमें होता है, तो संवहन में हमें विचलन देखने को मिलता है। जबकि चालन में क्या होती है, चालन में क्या होता है कि उच्च जो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर गर्म होती है, यानी कि कोई भी छड़ है, कोई भी रड है, अगर उसका कोई एक सिरा गर्म कर दिया जाए तो दूसरा सिरा ऑटोमेटिक गर्म हो जाएगा, क्या कहलाता है, चालन कहलाता है। विकिरण क्या होती है, विकिरण में भी क्या होती है कि अपना स्थानांतरण, अपना कण है जो स्थान नहीं छोड़ता, एक ही स्थान पर बना रहता है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि एक स्थान छोड़ देता है, यानी कि ऊष्मा है ग्रहण करके और एक स्थान छोड़ के दूसरा स्थान चला जाता है, फिर वहां पर कोई और कण आकर के ऊष्मा ग्रहण करती है, तो संवहन में हमें देखने को मिलता है। संवहन में विकिरण है जो बिना माध्यम के यहाँ पर है जो बिना माध्यम के गमन किया जाता है। हीट है, जैसे सूर्य के प्रकाश है वो बिना माध्यम के गमन करती है, तो किसका उदाहरण हो जाएगा, विकिरण का उदाहरण हो जाएगा। आइए 87 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाता है, तो ये ऑक्सीजन है। लगभग 60 से 65% ऑक्सीजन हमारे शरीर में पाए जाते हैं, जबकि कार्बन 18% पाए जाते हैं। हाइड्रोजन लगभग 9 से 10% है, वही नाइट्रोजन जितना शरीर में लेते हैं उतना ही हम बाहर निकाल देते हैं। आइए 88 नंबर क्वेश्चन, जल की अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण क्या है। जल की अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण क्या है, कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण ही जल है जो अस्थायी कठोरता होती है, और इसे दूर करने के लिए जो बुझा हुआ चूना होता है उसे मिला दिया जाता है, तो अस्थायी कठोरता है उसे दूर किया जा सकता है बिना बुझा हुआ चूने को मिला करके। 89 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को भौतिक रूप से गैस या तरल के रूप में संग्रहित किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन को तरल रूप में संग्रहित करने के लिए क्रायोजेनिक तापमान की आवश्यकता होती है, यानी कि बहुत कम तापमान की आवश्यकता होती है, तभी हम हाइड्रोजन को तरल रूप में संग्रहित कर सकते हैं। क्रायोजेनिक तापमान का मतलब ये होता है कि बहुत कम, एकदम लो टेम्परेचर होनी चाहिए। आइए 89 नंबर क्वेश्चन का दोनों क्या स्टेटमेंट हमारा सही है, पूछ रहा कौन सा सही है, तो दोनों का दोनों सही है।
कार्बोनाइट और पिच ब्लेंड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो कार्बोनाइट और पिच ब्लेंड है जो यूरेनियम का अयस्क है। 2011 की जनगणना में बिहार के निम्नलिखित जिलों में किसमें अनुसूचित जनजाति की संख्या प्रतिशत सर्वाधिक थी? यानी कि एसटी समुदाय किसमें प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ये कहाँ हमें देखने को मिलता है? तो ये कटिहार में एसटी समुदाय की जनसंख्या है जो सर्वाधिक है। यहाँ पर अनुसूचित जनजाति पूरा एसटी समुदाय। ठीक है, चलिए। बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादन के दौरान डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी निम्नलिखित में कौन थे? जब बिहार टाइम्स पत्रिका संपादन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था तो उनके सहयोगी कौन थे? ये महेश नारायण थे, श्री नंद किशोर लाल थे, श्री कृष्ण सहाय थे, यानी कि सभी के सभी इनके सहायक थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर। सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी देखिए क्वेश्चन है कि सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लेने वाले बिहार के क्रांतिकारी का नाम बताइए। तो ये कौन थे क्रांतिकारी बिहार के? ये थे फणींद्रनाथ घोष थे। 1857 में दरभंगा डुमराव हथुआ के महाराज और उनके साथी जमींदार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन है? कहने का मतलब है कि 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो दरभंगा डुमराव और हथुआ के महाराज और उनके जो साथी जमींदार थे वो अंग्रेजों का धन और आदमी से, यानी कि दोनों से धन और अंग्रेजों की जन और धन दोनों से मदद किया था। ये चाहता था कि 1857 के विद्रोह है जो उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी है जो कंट्रोल तुरंत कर ले, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, भारतीयों का साथ इन लोगों ने नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसी पद्म नाम से लेकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा को किसने उजागर किया था? ये दुखी आत्मा दुखी हृदय है किनके द्वारा लिखा गया था? तो पीर मोहम्मद मुनीश के द्वारा लिखा गया था। और इसमें जो चंपारण में हो रहे किसानों के अत्याचार का उजागर किया गया था और इन्हीं के लिखन के द्वारा जो चंपारण सत्याग्रह का पृष्ठभूमि है वो तैयार हुआ था। ये 96 नंबर क्वेश्चन है। बिहार में पूर्व से पश्चिम की नदियों का सही क्रम क्या है? पूर्व से पश्चिम, सबसे पूर्व में कौन सा नदी है? तो कोसी है, उसके बगल में कौन पश्चिम में? कमला, उसके पश्चिम में बागमती और सबसे पश्चिम में कौन सा हो जाएगा? बूढ़ी गंडक हो जाएगी। इस प्रकार से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार राज्य में अनारक्षित सामान्य वर्ग का प्रतिशत कितना है? यानी कि जनरल समुदाय का कितना प्रतिशत है? तो ये 15.52% है जो जनरल समुदाय से आते हैं। गुप्त सम्राट जिन्होंने हुनों को हराया था, गुप्त सम्राट जिन्होंने हुनों को हराया था वो कौन था? स्कंदगुप्त था। इन्होंने हुनों से सफलतापूर्वक विजय प्राप्त की थी। प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन याहिया मनेरी का मकबरा कहाँ है? तो जो प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन याहिया मनेरी के जो मकबरा है वो कहाँ है? बिहार शरीफ में है। वह मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था वो कौन थे? तो दो ऐसे मुगल सम्राट है जिसका बिहार में राज्याभिषेक हुआ था। एक था फर्रुखसियर और दूसरा था शाह आलम द्वितीय। ये दोनों का राज्याभिषेक जो बिहार में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में एक अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1912 में ईस्वी में बंगाल और उड़ीसा नामक एक नए प्रांत का निर्माण हुआ था, का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था? ये किया गया था सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। इसीलिए आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता भी कहा जाता है, क्योंकि ये बिहार को बंगाल से अलग करने के लिए एक क्रांति मुहिम चलाए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर। ये है 1920 में असहयोग आंदोलन में राहुल संकृत्यान किस क्षेत्र में सक्रिय रहे थे? राहुल संकृत्यान है जो असहयोग आंदोलन में छपरा क्षेत्र में ये काफी सक्रिय थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 93। बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन हजारीबाग में कब आयोजित किया गया था? यह आयोजन किया गया था 1922 में आयोजन किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 1930 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो आप जानते हैं कि फुलेना प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। बिहार सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो बिहार सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक है जो मुरली मनोहर प्रसाद थे। और ये जो बिहार से प्रकाशन किया जाता था, कब से शुरू हुआ था? ये 1975 में ये प्रकाशन शुरू हुआ था। ये मुरली मनोहर प्रसाद के द्वारा बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र का संपादन किया गया था। आइए 106 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस जिले में धारवाड़ जैसी भूवैज्ञानिक संरचना नहीं है? तो आप जानते हैं कि बिहार के जो दक्षिण में जो राज्य है, दक्षिण पश्चिम जो राज्य है, वहां पर धारवाड़ जैसी हमें संरचना देखने को मिलती है, जिसमें है गया, नवादा, बांका, ये जमुई, ये जो क्षेत्र है बिहार के दक्षिण पश्चिम के जो जिला है वहाँ पर धारवाड़ श्रेणी के चट्टान मिलते हैं। वहीं रोहतास और कैमूर है, वहाँ पर विंध्य श्रेणी के मिलता है। तो पूछ रहा है कि धारवाड़ श्रेणी किसमें नहीं है? तो रोहतास में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर विंध्य श्रेणी का विकास हुआ है।
107 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कुल 40 है। ये बिल्कुल सही बात है कि बिहार विधानसभा में 243 सीट है और इसमें से 40 सीट है जो आरक्षित है। विधानसभा सीटों में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीट 36 है, गलत बात है। ये एससी वर्ग के लिए जो शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है वो 38 है, 38 है, न कि 36 है, गलत हो जाएगा। कटोरिया और नौगछिया बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, गलत है। कटोरिया और मनियारी है, ये दो ऐसे विधानसभा क्षेत्र है जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, न कि एसटी के लिए। ऐसे भी नौगछिया ये आरक्षित सीट नहीं है। कटोरिया और मनिहारी है जो ये किसके लिए है, एसटी समुदाय अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इसमें कौन सा सही हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला राज्यपाल किसे नियुक्त किया था। तो इल्तुतमिश ने अपना पहला राज्यपाल किसे नियुक्त किया था, ये मलिक जौनी को अपना पहला राज्यपाल नियुक्त किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक किला बनवाया और इस शहर को पुनः राजधानी के रूप में विकसित किया। इसकी चर्चा किस पुस्तक में मिलती है। इसकी चर्चा है जो तारीख ए दाऊदी अब्दुल्ला के द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है, इसी में इसकी जानकारी हमें मिलती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 110 नंबर क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन किसके प्रयास से किया गया था। ये किया गया था श्री दीप नारायण सिंह के द्वारा। इन्हीं के प्रयास से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन किया गया था। पहला अधिवेशन 1908 में पटना में हुआ था। दूसरा अधिवेशन के लिए प्रयास किनके द्वारा किया गया था, तो दीप नारायण सिंह के द्वारा प्रयास किया गया था। आइए 111 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह करेंट अफेयर है। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया है, बिल्कुल सही बात है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है, इसका आयोजन किया गया विशाखापट्टनम में किया गया, बिल्कुल सही है। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय है विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन, ये भी बिल्कुल सही है। आपसे पूछा जा सकता है कि विशाखापट्टनम घोषणा पत्र क्या है, तो विशाखापट्टनम घोषणा पत्र यही है, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन है। ये बिल्कुल दोनों को दोनों क्या है, सही है। यहाँ पर पूछा जा रहा है असत्य कथन कौन है, तो असत्य न तो डी और न तो एक और न तो दो, दोनों को दोनों सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 112 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 112 नंबर क्वेश्चन है कि सितंबर 2025 में पूर्वी एशिया फिलीपींस, ताइवान, चीन और हांगकांग में आए शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात सुपर टाइफून का नाम क्या है। इसका नाम क्या है, रागाशा है। रागाशा ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात आया था जो प्रभावित किया है पूर्वी एशिया का, और इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया था, इसका नामकरण है जो फिलीपींस के द्वारा इसका नामकरण किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। भूतापीय ऊर्जा नीति है किसके द्वारा जारी किया जा सकता है, इसमें नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, और इसका उद्देश्य वही है जितना हो सके स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग किया जा सके और जीवाश्म ईंधन पर जो हमें निर्भरता है उसकी कम किया जा सके। चलिए अगला देखिए 114 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नेग्लेरिया फाउलेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। नेग्लेरिया फाउलेरी यह एक बैक्टीरिया है जो मीठे पानी में पाया जाता है। देखिए मीठे पानी में तो पाया जाता है लेकिन गर्म मीठे पानी में पाया जाता है, इसलिए हो जाएगा स्टेटमेंट गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह भोजन के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर सकता है, नहीं, ये श्वसन के माध्यम से हमारे नाक के माध्यम से हमारे शरीर में फेफड़े में प्रवेश कर सकता है। यह प्राइमरी अमीबा मेनियोएन्सेफेलाइटिस का एक कारण बन सकता है, तो ये बिल्कुल सही है, इससे ये बीमारी होने की संभावना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है, कह रहा है कि यूरेशिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में डैश के शॉर्ट फिल्म बी का चयन किया गया। पूछा जा रहा है कि कौन से राज्य का है और कौन सा फिल्म है, ये हरियाणा राज्य का बकरी फिल्म था, इसी का यूरेशिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में इसका चयन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 116 नंबर, भारत यूएनएचआरसी के कितने बार सदस्य बन चुका है, यानी कि इसका अध्यक्षता कर चुका है, तो भारत है जो की बार 7वीं बार यूएनएचआरसी का इसका अध्यक्षता कर रहा है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन इसका पूरा नाम होता है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन होता है। भारत इसकी 7 बार अध्यक्षता कर चुका है। आइए 117 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में पापुआ न्यू गिनी द्वारा पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया गया है। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये किसके द्वारा किया गया है, ये पलाऊ के द्वारा किया गया है, न कि पापुआ न्यू गिनी के द्वारा किया गया है, इसलिए हो जाएगा स्टेटमेंट गलत। किसके द्वारा किया गया, पलाऊ के द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य महासागरों के संरक्षण के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना और जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र स्तर के बढ़ने से छोटे द्वीप पर मंडराते खतरे को उजागर करना है। तो कारण तो सही है लेकिन कथन गलत है, इसका मतलब हो जाएगा ए हो जाएगा गलत और आर हो जाएगा सही, क्योंकि पलामू के द्वारा किया गया न कि पापुआ न्यू गिनी, ये हो जाएगा गलत इसीलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, क्या कह रहा है कि मार्कोसुर समूह निम्नलिखित में कौन से शामिल नहीं है। मार्कोसुर में पूछ रहा है कि कौन सा समूह नहीं है। देखिए मार्कोसुर है एक
वैश्विक गठबंधन है जिसका उद्देश्य है व्यापारिक लाभ यानी कि व्यापारिक उद्देश्य के लिए एक गठबंधन बनाया गया है जो मार्कोसुर कहलाता है। ये दक्षिण अमेरिका का एक गठबंधन है। पूछा इसमें कौन शामिल नहीं है, तो इसमें चिली देश है वो शामिल नहीं है। ये मार्कोसुर दक्षिण अमेरिका का एक व्यापारिक हितों के लिए, आर्थिक हितों के साधना के लिए इसकी एक वैश्विक गठबंधन बनाया गया है। इसमें चिली इसका सदस्य नहीं है। भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल संग्रहालय शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय संग्रहालय सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया कहाँ, नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में इसका अभी उद्घाटन किया गया है। चक्रवात मोथा का नामकरण किसके द्वारा किया गया है, तो आप जानते हैं कि चक्रवात जो मोथा है इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया है, तो ये थाईलैंड के द्वारा चक्रवात मोथा का नामकरण किया गया है। आइए 121 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर कुछ घटना हुई है और इसका स्थान पूछा जा रहा है। तूफान कमलेगी है, ये फिलीपींस में है, बिल्कुल सही है। तोरखम सीमा, देखिए तोरखम सीमा है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का सीमा है। अभी यहाँ पर विवाद इसी सीमा को लेकर हुआ था, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए। ईरान का सीमा इससे कोई संबंध नहीं। तोरखम सीमा हो जाएगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान। 2025 का एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन गैंगयू, ये बिल्कुल सही है। आसियान का 47वां शिखर सम्मेलन हो जाएगा कुआलालंपुर, ये भी बिल्कुल सही है। पूछ रहा है कि कितने कथन है जो सत्य है, तो इसमें 3 कथन है जो सत्य है, 1 कथन है जो असत्य था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन सर्दन स्पीयर किसके द्वारा चलाया गया और क्यों चलाया गया, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए ऑपरेशन सर्दन स्पीयर है जो यूएसए के द्वारा चलाया गया था और इसका उद्देश्य था कि दक्षिण अमेरिका में जो ड्रग्स तस्कर है उसको नष्ट करना। इसका आंसर हो जाएगा ये। ऑपरेशन सर्दन का संबंध किससे है, यूएसए के द्वारा दक्षिण अमेरिका में चलाया गया और इसका उद्देश्य है कि जो ड्रग्स जो तस्कर है उसके नेटवर्क को समाप्त करना है। आइए 123 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा गलत है, गलत कथन को चयन करना है। दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला शहर जकार्ता इंडोनेशिया, बिल्कुल सही है। हैवी गुब्बी ज्वालामुखी कहाँ भी देखने को मिला था, ये इथोपिया में देखने को मिला था। टेक सिटीज इंडेक्स 2025 पहली बार शीर्ष 30 शक्ति भारतीय शहर शामिल है, एक बेंगलुरु शहर है, इनकी एक इंडेक्स जारी किया गया है। टेक सिटी इंडेक्स 2025 में पहली बार 30 शहर के शामिल किया गया, इसमें भारतीय शहर बेंगलुरु सही है, बिल्कुल सही है। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान चौथा है, गलत हो जाएगा। देखिए एशिया पावर जब इंडेक्स आता है उसमें भारत का स्थान तीसरा है, न कि चौथा। भारत का स्थान क्या है, भारत का स्थान तीसरा है। और पूछा जाएगा वर्ल्ड पावर इंडेक्स पूछा जाएगा, वहां पर भारत का स्थान चौथा है, लेकिन एशिया में कितना है, तीसरा हो जाएगा, वर्ल्ड में हो जाएगा चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124, महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत 181 देशों में 131वां स्थान पर है, ये बिल्कुल सही है। डेनमार्क एक सूचकांक में शीर्ष पर है, ये भी बिल्कुल सही है। भारत का स्कोर 0.60 है, बिल्कुल सही है। भारत की तुलना में श्रीलंका भूटान जैसे पड़ोसी देश की स्थिति बेहतर बताई गई है, ये भी बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत इस सूचकांक का स्थान 7वां है, बिल्कुल है। भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई में भारत का स्थान तीसरा है, ये हो जाएगा क्या, गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। इसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया गया है, बिल्कुल गलत। इसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा नहीं जारी किया गया, इसे स्टैफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया है, इसलिए ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। रिपोर्ट के अनुसार भारत एआई हायरिंग के मामले में दुनिया में शीर्ष स्थान है कि भारत जो एआई हायरिंग है जो ज्यादा करता है। भारत सरकार ने 10,300 करोड़ की बजट के साथ इंडिया एआई मिशन शुरू किया है, ये भी बिल्कुल हो जाएगा सही। बजट में इसको आप पढ़े होंगे, तो इसमें कौन सा कथन सही है, तो केवल 2 कथन है जो सही है, 2 कथन है जो गलत है। आइए 126 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में खबरों में रहा प्रीही विहार मंदिर किस कारण से चर्चा में रहा है, तो आप जानते हैं कि ये कहाँ है, ये कंबोडिया में है और थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में अभी हाल ही में सीमा विवाद था, जिसके कारण से प्रिय विहार मंदिर है जो चर्चा में था। थाईलैंड और कंबोडिया के सीमा विवाद के कारण ये मंदिर चर्चा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बेहतर कार्य बिहार के 5 जिले को भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर पुरस्कृत किया गया था, निम्नलिखित में कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है। देखिए अभी जानते हैं कि 2025 में चुनाव हुआ था बिहार में विधानसभा का, और इसमें जो जिला उत्कृष्ट कार्य किया है उसको सम्मानित किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, तो 25 जनवरी 2026 को सम्मानित किया गया है 5 जिला को। पूछ रहा है इसमें कौन सा जिला नहीं है, इसमें हो जाएगा दरभंगा, इसमें शामिल नहीं है। पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, पूर्णिया, पटना और मधुबनी, ये 5 जिला है जिसको चुनाव आयोग के द्वारा सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमिकस ग्रोथ की दिसंबर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत अब रेयर अर्थ मिनरल के मामले में रिजर्व के मामले में दुनिया में डैश
तथा उत्पादन के मामले में कौन सा स्थान है। देखिए एमिकस ग्रोथ एक इंडेक्स जारी किया गया है, इसके द्वारा कहा गया कि भारत है जो रेयर अर्थ रिजर्व और उत्पादन कितना इसके पास रिजर्व है और कितना उत्पादन कर रहा है, दोनों का रैंकिंग अलग अलग जारी किया गया है। और भारत है जो रिजर्व के मामले में तीसरा है, लेकिन खनन यानी कि उसका उत्पादन है उसके स्थान पर 7वां स्थान है भारत का। यानी कि यहाँ पर रिजर्व तो है लेकिन अभी इसका माइनिंग नहीं हो पा रही, इसकी खनन नहीं हो पा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 129 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्रिक्स 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा, बिल्कुल सही है। भारत 2026 की 18वां जो शिखर सम्मेलन ब्रिक्स का हो रहा है उसका मेजबानी भारत कर रहा है। इससे सम्मेलन का आधिकारिक विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता, बिल्कुल सही है। ब्रिक्स 2026 का लोगो गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान लॉन्च किया गया था, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये ब्रिक्स का जो लोगो है वो गणतंत्र दिवस पर नहीं आयोजन किया गया था, बल्कि मकर संक्रांति पर इस लोगो का जो अनावरण है किया गया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। चलिए नेक्स्ट देखिए 130 नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय नवीकरण ऊर्जा एजेंसी की 16वीं महासभा सफलतापूर्वक कहाँ आयोजन की गई थी। तो यह आयोजन कहाँ की गई थी, अबू धाबी में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है 2025 में किस राज्य ने पेसा प्रिवेंशन ऑन द पंचायती एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया कानून 1996 की नियमावली को आधारिक रूप से नोटिफाइड किया है। देखिए अन्य जो राज्य है जहां पर जनजाति नहीं रहती है वहां पर जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था, इनकी पंचायती और नगर पालिका लागू होता है, जहां पर जनजाति निवास करती है वहां पर उसके लिए पेशा जो कानून है वो लागू किया जाता है। तो अभी है हाल ही में झारखंड है जो अपने राज्य के कुछ क्षेत्र में पेशा अधिनियम है जो लागू किया है। 132 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के रेगुलेशन 2026 संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। उच्च शिक्षण संस्थान के लिए समान अवसर केंद्र स्थापित करने की सलाह नहीं दी गई है, ये सलाह दी गई है और अनिवार्य बनाया गया है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। संस्था के प्रमुख की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी जो भेदभाव शिकायत की जांच करेगी, ये बिल्कुल सही है। जो रैगिंग होता है कॉलेज और यूनिवर्सिटी में उसको समाप्त करने के लिए इस प्रकार के प्रावधान की गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना यूजीसी अधिनियम 1955 के तहत की गई है, ये गलत है, 1956 के तहत किया गया है, ये हो जाएगा गलत। इसमें कौन सा कथन हो जाएगा, सत्य, केवल और केवल 2 हो जाएगा, क्योंकि यूजीसी की स्थापना एक्ट 1956 के तहत किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 133 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिस्पॉन्सिबल इंडेक्स 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह वैश्विक सूचकांक है जिसे पहली बार जनवरी 2026 में लॉन्च किया गया है, बिल्कुल सही है। यह सूचकांक किसी देश की सफलताओं को इस आधार पर मापता है कि वह देश अपने नागरिक, पर्यावरण और पूरी दुनिया के प्रति कितना जिम्मेदार है, ये भी बिल्कुल सही है। इसे भारत द्वारा लॉन्च किया गया है, ये बिल्कुल सही है। इसमें पहला स्थान है जो सिंगापुर का है और भारत का स्थान है रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में भारत का स्थान है जो 16वां है, वहीं पहला स्थान पर कौन है, सिंगापुर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है 134 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विल फॉर पीस 2026 के संबंध में निम्नलिखित कौन कथन सही है। यह ब्रिक्स प्लस देशों के बीच आयोजित हुआ एक सैन्य अभ्यास है। विल फॉर पीस 2026 है, एक सैन्य अभ्यास है जो ब्रिक्स प्लस देशों के द्वारा आयोजन किया गया था और ये नौसेना का अभ्यास था। भारत इसमें हिस्सा लिया था, बिल्कुल गलत है, भारत इसका हिस्सा नहीं था। इसमें कौन सा सही हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा। पंचायती उन्नति सूचकांक 2.0 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। त्रिपुरा ने पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी पंचायती उन्नयन सूचकांक 2.0 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ये भी बिल्कुल सही है। त्रिपुरा को इस रैंक में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यह सूचकांक राज्यों के बीच सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है, ये बिल्कुल गलत बात है क्योंकि इसका संबंध सहकारी संघवाद से नहीं है, क्योंकि यह राज्यों में प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ावा देता है, ना कि सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। कौन सा कथन असत्य है, पूछा गलत कौन सा है, तो केवल 2 गलत है क्योंकि पहला स्टेटमेंट सही है। आइए 136 नंबर क्वेश्चन कौन सा है, 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला पहला जिला कौन सा है, ये अलवर है, राजस्थान का है। आइए 137 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के लिए गृह मंत्रालय ने नया प्रोटोकॉल के संदर्भ में क्या असत्य है, क्या गलत इसमें दिया गया है। इसके अनुसार जब भी राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान एक साथ गाए जाए तो राष्ट्रगान को पहले गाया जाएगा, ये गलत हो जाएगा। देखिए कहा गया है गृह मंत्रालय के द्वारा जो नया प्रोटोकॉल जारी किया गया उसमें कि और राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत अगर गाया जाए तो पहले राष्ट्रगीत गाया जाएगा, न कि राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत का सेकेंडरी रखा गया है, पहले राष्ट्रगीत गाया जाएगा, राष्ट्रगान को सेकेंडरी रखा गया है। यहाँ पर पहले राष्ट्रगीत गाया जाएगा उसके बाद राष्ट्रगान गाया जाएगा, याद रखेंगे। पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम जो राष्ट्रगीत है पहले वंदे मातरम गाया जाएगा, उसके बाद जो हमारा राष्ट्रगान है जनगण मन वो गाया जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है कि राष्ट्रगीत के पहले सभी छंद का गायक भी अनिवार्य होगा, बिल्कुल सही है। ये सभी स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अब इसको ध्यान से देख लेंगे, ये सभी स्टेटमेंट है जो सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 नंबर क्वेश्चन
138 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पीएम राहत योजना के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पीएम राहत योजना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य गोल्डन आवर में बिना किसी वित्तीय बाधा के बेहतर इलाज सुनिश्चित करना। बिल्कुल सही है। गोल्डन आवर का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है और पहला घंटा एक्सीडेंट का होता है, उसे गोल्डन आवर कहा जाता है कि जिस समय उसको बचाया जा सकता है। जो पहला घंटा होता है एक्सीडेंट का, उसे गोल्डन आवर कहते हैं। प्रति व्यक्ति 1 लाख तक कैशलेस उपचार मुफ्त है। 1 लाख नहीं है, 1.5 लाख रुपया है। ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यह योजना देश के सभी श्रेणियों की सड़क पर लागू दुर्घटना पर लागू होगा। यह बिल्कुल सही है। इसके तहत आयुष्मान भारत से जुड़े सभी अस्पताल को नामित अस्पताल माना गया है, जहां पीड़ित अपना इलाज करवा सकता है। बिल्कुल सही है। 1, 3, 4 है जो स्टेटमेंट क्या है, ये सही है। इसका हो जाएगा 3 स्टेटमेंट है जो सही है। आइए 139 क्वेश्चन है कि स्काई स्टिंग मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, यह भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित हवा से सतह में मार करने वाली है। स्काई स्टिंग जो मिसाइल है भारत और इजराइल का प्रोजेक्ट है, न कि यह स्वदेशी है, तो यह स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। यह 6ठी पीढ़ी की बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है जो मैक 5+ की गति के लक्ष्य को भेद सकता है। ये बिल्कुल सही है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को भी समावेशन किया गया है, LLM जिसे कहा जाता है, मशीन लर्निंग। ये कौन सा सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। 140 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नई खोजी गई प्रजाति है और स्थान है, कहाँ पर कौन सी जो प्रजाति है उसकी खोज की गई है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा बुटिस बर्गवी माई। ये कहाँ पर खोजा गया है, तो ये खोजा गया है पश्चिम बंगाल में, ये खोजा गया है। वहीं गिचक नकाना कहाँ खोजा गया है, ये खोजा गया है शमका गारो गांव में खोजा गया है। वहीं हो जाएगा छपगारस गानिकाएं कहाँ खोजा गया है, ये गोवा के मैंग्रोव वन में खोजा गया है। डाबरिका वाझानिया कहाँ खोजा गया है, डाबरिका वाझानिया खोजा गया है केरल के साइलेंट वैली में खोजा गया है। इस प्रकार से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। तो आज का हमारा जीएस का यहीं तक सेशन है। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।